पे हम लोग एक वीडियो पर लेक्चर पहले ही तैयार कर चुका हूं मैं। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने एल्युमिनियम और कॉपर के बारे में चर्चा किया था। ठीक है, आज भी हम लोग कुछ और नॉन फेरस मेटल्स और उसके अलॉय की चर्चा करेंगे। एक ऐसा विषय जो गेट और एसी की तैयारी के लिए बेहद जरूरी है। अगर आपके मेटल्स की प्रॉपर्टी याद नहीं रहती है आपको, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इसे आसान और मजेदार तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। Non-ferrous metal and their alloy, a comprehensive guide for gate and ESC experience। Non-ferrous metal और उसके alloy, गेट और ESC के लिए एक महत्वपूर्ण, मजेदार और जानकारीपूर्ण लेक्चर जिसका हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग मैग्नीशियम को देखने वाले हैं। ठीक है, मैग्नीशियम और उसके एलॉय को देखने वाले हैं। ठीक है, मैग्नीशियम और इसके एलॉय मतलब कि हल्का लेकिन ताकतवर। ये क्या होता है जी? कहता मैग्नीशियम जो है वो हल्का तो है, पर हल्का होने का मतलब ये नहीं कि इसको हल्के में ले लो तुम। तो हल्का तो है लेकिन क्या है जी? कहता ताकतवर है। हल्का है पर क्या है जी? ताकतवर है। इसको हल्के मत लो, हल्का है पर इसको हल्के में मत लेना। कहता है मैग्नीशियम में क्या ऐसी खासियत है? कहता है मैग्नीशियम जो है वो सबसे हल्का स्ट्रक्चर मेटल है। ठीक है, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर मेटल की, स्ट्रक्चर मेटल मतलब जिससे स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है, उसमें सबसे हल्का अगर कोई है तो वो मैग्नीशियम है। तो ये सबसे हल्का स्ट्रक्चर मेटल है, जिसका अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी मात्र 1.74 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है इसकी डेंसिटी। ठीक है, इसलिए इसे उन जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है जहां हल्के वजन की जरूरत है। जहां पे भी आपको वेट सेंसिटिव अप्लायंसेस वगैरह में, एप्लीकेशंस वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहता अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बातें करें सर, ठीक है, कि मैग्नीशियम में क्या खासियत बात है, ठीक है, क्या क्या खास बात है, तो कहता है कि सबसे पहले तो ये है कि मजबूत है और हल्का है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हल्का है तो कमजोर है। मैग्नीशियम जो है वो मजबूत है लेकिन हल्का है और आसानी से फॉर्जिंग और मशीनिंग किया जा सकता है। इसको मशीनिंग करना या फॉर्जिंग करना भी आसान है। ठीक है, फॉर्जिंग करना और मशीनिंग करना भी इसको क्या है जी? आसान है। सबसे बड़ी अच्छी बात, इसके अलावा बहुत सारे और भी प्रॉपर्टी, जैसे कहता है कि ये सामान्य टेम्परेचर पर, ठीक है, समान टेम्परेचर पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे और प्रेशर पे ये अच्छा क्रोजन रेसिस्टेंस देता है। यानी एसटीपी की हम बात करें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात करें, तो वहां पे ये गुड क्रोजन रेसिस्टेंस देता है। आसानी से इसमें जंग नहीं लगेगा। आपके रूम टेम्परेचर पर छोड़ दो, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे इसको छोड़ दीजिए तो इसमें आसानी से जंग नहीं लगता है। ठीक है, और इसकी एक खास बात है जी, कहता है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लगभग 650 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है जी? कहता है मेल्टिंग पॉइंट लगभग सर 650 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर हम एलॉइंग एलिमेंट एंड कंपोजिशन की बात करें, इसमें क्या क्या हम मिलाते हैं और कितना कितना मिलाते हैं, तो इससे की प्रॉपर्टीज में और क्या क्या खासियत आ जाती है। क्योंकि मैग्नीशियम खुद ही इतनी सारी प्रॉपर्टी रखता है, और इसमें कुछ और मिला दे तो और क्या क्या इसमें खासियत आ जाएगी, क्या और बेहतर हो जाएगा, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लूं ताकि एप्लीकेशंस वगैरह सब आपको दिख ही जाए, क्यों छोड़ना भी। ठीक है, चलिए देखिए, तो जूम कर सकते हैं तो जूम भी कर लेते हैं ताकि आपको और बेहतर ढंग से दिखे। छोटा छोटा लिखा हुआ है क्योंकि बहुत सारा चीजें लिखना था, तो कितना ऐसे एक स्क्रीन में अधिक से अधिक कंटेंट आपके सामने, नजर के सामने रहता है, तो वो भी ठीक ही है, बुरा नहीं है। ठीक है, क्योंकि बार बार मुझे स्क्रीन को स्क्रॉल करना नहीं पड़ता है। कहता है एलॉइंग एलिमेंट्स एंड कंपोजिशंस। कहता है क्या है इसके एलॉइंग एलिमेंट में? कहता है सबसे इसमें मुख्य रूप से एल्युमिनियम को हम मिलाते हैं। कहता है एल्युमिनियम कितना सा मिलाते हैं सर? कहता है एल्युमिनियम को हम मेनली इसमें मिलाते हैं, और एल्युमिनियम जो मिलता है, ठीक है, वो आपका मिलता है 3 से 13% के बीच। एल्युमिनियम को इसमें मिलाया जाता है। इसी प्रकार से जिंक को भी इसमें मिलाते हैं, और जिंक इसमें 6% के करीब इसमें मिलाया जाता है। ठीक है, मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज एमएन को हम 2% तक मिलाते हैं। ठीक है, सिलिकॉन भी मिलाया जाता है इसमें कुछ अति तक। ठीक है, और कुछ रेयर अर्थ मेटल्स, ठीक है, कुछ रेयर अर्थ मेटल्स को भी इसमें कंपोजिशन के रूप में मिलाया जाता है, इसके प्रॉपर्टीज को और इनहेंस करने के लिए। ठीक है, कहता मैग्नीज, मैग्नीज जो है वो इंप्रूव क्यों मिलाया जाता है भाई? कि इन सब चीजों के, जैसे मैग्नीज हमने क्यों मिलाया, तो कहता मैग्नीज मिलाने से इसका क्रोजन रेसिस्टेंस और बढ़ गया है। ठीक है, जिंक क्यों मिलाते हैं जी? कहता है जिंक अगर मिलाते हो तो इससे उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। जिंक के मिलाने से क्या हो गया? कहता है स्ट्रेंथ बढ़ गया है सबसे।
ठीक है। कहता है कि अगर इतना बढ़िया बढ़िया चीज है सर तो कहता है कि इसका एप्लीकेशन कहाँ है, के मैग्नीशियम मेटल का यूज करके हम कहाँ पे यूज करते हैं, क्या इसका एप्लीकेशन है, ये हमको बताइए। ये सब आपको जनरल कंपटीशन में भी आता है, तो इसको भी याद रखिए। कहता है वाइडली यूज होता है ये एयरक्राफ्ट में। कहता है एयरक्राफ्ट में क्यों, क्योंकि हल्का है और मजबूत है। तो एयरक्राफ्ट में मिसाइल वगैरह बनाने में, क्योंकि मिसाइल में क्यों इस्तेमाल होना है, रीजन सेम है, हल्का है और मजबूत है। ठीक है। और इसके अलावा जो हल्के स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये मत कहना कि सर हमको अपना गेटे बनाने में इसका, अरे महंगा भी तो पड़ेगा भाई, लोहा तो तुमसे जुट नहीं रहा है और तुम मैग्नीशियम का गेट बनाओगे, इसका हल्का होगा मजबूत होगा, हल्का हल्का, हल्के से नहीं ना करना है। बाइक बना लेते हैं सर, हल्के नहीं सब कुछ करना है, हल्के से काम नहीं चलेगा। यहाँ तो एयरक्राफ्ट बनाना है तो भैया वहां पे उतना खर्चा लगा सकते हो, क्योंकि उसको सेफ बनाना है, हल्का बनाना है। नहीं भारी बना देगा तो पता लगेगा कि उससे ज्यादा तो भैया खर्चा आ गया उस उड़ाने में, फ्यूल जल गया उससे ज्यादा। तो हम एयरक्राफ्ट मिसाइल वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स जो होते हैं इसके, उसमें भी इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स वगैरह में जैसे कास्टिंग्स और व्हील्स हो गए, व्हील्स प्लेट्स, व्हील्स हो गया, प्लेट्स हो गया, इन सभी चीजों में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और कहा करते हैं जिस तरह डाई कास्ट मैग्नीशियम, इसका डाई कास्ट मैग्नीशियम का उपयोग हम लोग कैमरा बॉडीज और लेंस और हाई परफॉर्मेंस व्हीकल्स के गियर के चेसिंग्स में बनाने में हम लोग करते हैं। ठीक है। इसमें किसमें करते हैं जी, कहता है कैमरा बॉडीज में, लेंसेस वगैरह कैमरा का, एंड हाई परफॉर्मेंस व्हीकल्स के पार्ट्स बनाने में। ठीक है। जैसे कि गियर के केसिंग्स वगैरह बनाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। कहता है ये तो सर रियल लाइफ इस्तेमाल हो गया, हमको कहाँ पे जरूरत पड़ेगा। ठीक है। गेट एसी में क्या क्या इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है वो हमको बताइए। ठीक है। तो जो चीजें मैंने बताया है गेट में वही सब चीजें आएगा। जैसे कि कहता है कि ये जो होता है वो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर को रखता है। एच, इसको HCP जो पढ़ते हो वही स्ट्रक्चर ये रखता है। ठीक है। ठीक है। ये HCP क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसकी रखता है, जिसके कारण इसकी डक्टिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है। सॉरी, डक्टिलिटी ज्यादा नहीं होगी, SCP स्ट्रक्चर है तो डक्टिलिटी क्या होगा, तो लिमिटेड डक्टिलिटी होगी। ठीक है। डक्टिलिटी सीमित होगी, एक लिमिट से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है। डक्टिलिटी को सीमित करता है, लेकिन इससे कास्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है। SCP FCC ना होता है डक्टाइल, ये FCC स्ट्रक्चर होता है तो डक्टिलिटी आती है। ये HCP से स्ट्रक्चर है, कहता है इससे क्या होगा सर, कहता है इससे इसकी डक्टिलिटी लिमिटेड हो जाएगी, और इसकी लेकिन डक्टिलिटी तो लिमिटेड होती है पर इसकी कास्टेबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है इसके HCP स्ट्रक्चर के कारण। अगला कहता है सर कि अगला क्या है बारे में, चलिए भाई। कहता है प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग। ठीक है। प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग और क्या है जी, कहता है क्रोजन रेसिस्टेंस। ठीक है। प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग और क्रोजन रेसिस्टेंस की बात करें, ठीक है, इसको करने में हम लोग क्या करते हैं, कहता है एमएन और जिंक की भूमिका समझना जरूरी है, और ये इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है। जिंक और एल्युमिनियम जो है वो इसमें काम में आता है, तो उसको हमें समझना है कि प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग और कोरोजन रेसिस्टेंस में एमएन और जिंक की भूमिका क्या है, तो समझिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अगला है टाइटेनियम और उसके एलॉय। टाइटेनियम और उसके एलॉय के बारे में बताइए सर। कहता टाइटेनियम तो जान ही रहे हो कि टाइटेनियम की जो है का स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। यानी कि इसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, वेट के अनुसार आप बहुत कम वेट का सामान ले लोगे, और उसका लोहा का हाईवी मैंने 100 किलो लोहा से 1 ग्राम का टाइटेनियम को तुलना करो तो नहीं ना तुलना हो पाएगा। कहता है कि यानी कि अगर 1 ग्राम, अगर आप अगर टाइटेनियम का सामान कोई बनाए हो, 1 ही ग्राम आपने लोहे का सामान बनाए हो, तो इससे इसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगा, टाइटेनियम वाला का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इसका जो स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। कहता और भी कुछ खासियत है सर कि हाँ, कहता टाइटेनियम का जो स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो बहुत ज्यादा होता है, और ये उष्ण कटिबंधीय। ठीक है। हाँ, उष्ण कटिबंधीय जानते हो, हिंदी ज्यादा बोल दी है। कहता ये हाई टेम्परेचर वाले परिस्थितियों में रह सकता है, हाई टेम्परेचर वाले कंडीशन में स्थितियों में आसानी से रह सकता है और बहुत बढ़िया प्रदर्शन करता है। जिससे आप जानते हो, ठीक है, कि टाइटेनियम जो है वो हाई टेम्परेचर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर तक इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है। तो हाई टेम्परेचर पर
बाकी सब लोहा जैसे होगा, जैसे आयरन रख दिए तो आयरन को थोड़ा सा भी गर्म करोगे वो बीसीसी स्ट्रक्चर से सीधे किसमें बदल जाएगा, एफसीसी स्ट्रक्चर, मतलब डक्टिलिटी आ जाएगा उसमें। ठीक है, लमरेगा, खिंचाएगा। ठीक है, ये इसमें प्रॉपर्टी आ जाएगी। इससे क्या होगा जी, कहता आयरन जो हो जाएगा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये जहाँ हाई, जहाँ गर्मी ज्यादा है वहां पे मटेरियल हमारा स्ट्रेंथ ज्यादा हो, वो थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, तो टाइटेनियम का। अगर हर जगह टाइटेनियम ही इस्तेमाल कर लेते सर, अरे इतना सस्ता तो है ना यार हर चीज, हर जगह इस्तेमाल कर लोगे तो सस्ता हो, तुमको मिल रहा है, लोहे का इस्तेमाल करो। हाँ, जहां तुमको और लगता है कि पैसा हम खर्च कर सकते हैं वहां पे खर्च करो। ठीक है, तथा टाइटेनियम का हमने जाना है कि इसका स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो बहुत ज्यादा होता है, और ये जो हाई टेम्परेचर रीजन जो होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है उस स्थितियों में इसका प्रदर्शन बहुत अच्छा है। अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, कहता है कि इसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, और एक फटिक रेसिस्टेंस जो होता है वो गुड होता है। ठीक है, फटिक रेसिस्टेंस बहुत अच्छा है, और इसका जो आप इस्तेमाल कर सकते हो मरीन एरियाज में या फिर मरीन वगैरह में या जहाज वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जाहिर सी बात है इसका क्रोजन आसानी से जंग नहीं पकड़ता है। ठीक है, इसलिए इसको आप लोग समुद्र वगैरह में जो भी चीजें हैं कुछ बना रहे हो, समुद्र पुल बना रहे हो, पानी में कुछ भी डला हुआ है बहुत देर तक, ठीक है, नमक वाला पानी वो भी, वो जल्दी जंग पकड़ता है, नमक वाला पानी में डाल दोगे तो। या सीप बनाए तुम, सीप का भी पानी में ही दिन भर रहना है उसको, तो उसमें आप टाइटेनियम का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि महंगा सीप नहीं है जी, तो अंत खराब हो जाए काम नहीं बनेगा, फिर से बनाना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए आप क्या करो, टाइटेनियम का इस्तेमाल आप कर सकते हो। टाइटेनियम का इस्तेमाल करने से क्रोजन रेसिस्टेंस आता है। ठीक है, और ये इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट में, ठीक है, और मरीन इन्वायरमेंट में, पानी वगैरह में काफी बढ़िया है। ठीक है, और क्या खासियत है जी, तथा खासियत ये है सर कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, 1668 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो कि काफी ज्यादा है। और डेंसिटी की बात करें तो इसका डेंसिटी मात्र होता है 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाता है, बहुत ही मजबूत है, काफी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है इसका। क्रिप रेसिस्टेंस होता है इसमें, अच्छा खासा क्रिप रेसिस्टेंस है, गुड क्रिप रेसिस्टेंस। और क्या है जी, इसका डक्टिलिटी भी इसकी अच्छी खासी है। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे डक्टिलिटी भी इसकी अच्छी खासी है, यानी कि हम हाई टेम्परेचर करके इसको, हाई टेम्परेचर पे जो चाहे वो बना सकते हैं, ढाल सकते हैं। ठीक है, सुखी तान सकते हैं, तार बना सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत नहीं। देखिए देखिए मेल्टिंग पॉइंट का क्या हाल है इसका। ठीक है, अगला कह रहा है एलॉइंग एलिमेंट एंड कंपोजिशन। कहता है एलॉइंग एलिमेंट से कौन कौन से हैं और क्या क्या हाल होने वाला है इसका, जरा भाई बताइए। तो कहता है एलॉइंग एलिमेंट और इसके इट्स कंपोजिशन में कहता है कि कॉमनली अगर हम बात करें, ठीक है, कॉमनली ऐसे समझ लो सबसे लोकप्रिय जो टाइटेनियम एलॉय होता है वो होता है Ti6, होता है Ti6। ठीक है, Al4V, ये वाला जो नीचे नीचे लिखा हुआ है ये है Ti6Ai4V। ये एलॉय जो होता है ये सबसे बढ़िया टाइटेनियम एलॉय माना जाता है। कहता है ये नाम ऐसे क्यों पड़ा है सर, इसको अच्छा सा आसान सा नाम रखता है, जैसे ड्यूरालेमीन था उस प्रकार से नहीं, इसमें पूरा कंपोजिशन लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें पूरा कंपोजिशन लिखा हुआ है। तो क्या कंपोजिशन लिखा हुआ है सर, तो इसके नाम में ही आपका कंपोजिशन आ गया है, ये बता रहा है आपका कि इसमें 5 से 6%, जो 5 से 6% एल्युमिनियम है। ठीक है, वी फॉर वेलेडियम है जो कि कितना है, तो 4% तक, और बाकी जो है वो टाइटेनियम है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ Ti। ठीक है, पहला लेटर लिखा हुआ Ti मतलब, ठीक है, मैं कलर थोड़ा सा बदलता हूँ, कलर बढ़िया से नहीं आ रहा है। ठीक है, कह रहा है सबसे पहले Ti, जरा Ti मतलब सर Ti है, तो Ti तो है, बाकी उसमें क्या है, कहता 6Ai, 6Al, सॉरी Ai नहीं Al, मतलब 6% इसमें एल्युमिनियम है, 6% लगभग औसत। ठीक है, और इसमें उसके बाद क्या है जी, कहता है उसके बाद लिखा है 4V, यानी कि इसमें 4% जो है वो वेनेडियम है। ठीक है, क्या है, वेनेडियम है। तो इस प्रकार से उसका नामकरण होता है कि कौन कौन चीज उसमें उपलब्ध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे क्या बढ़ना है सर, कहाँ पे चलना है हम लोगों को। ठीक है, आगे कहता है कि अगर हम आगे बढ़े, इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, अदर एलिमेंट्स, तो अदर एलिमेंट्स में हम मॉलिबेडनम, मॉलिबेडनम एमओ मॉलिबेडनम, तीन है Sn। ठीक है, अगला है जिरकोमिन, जो Zr होता है, Zr,
जिरकोनियम, ठीक है, जिरकोनियम ZR मे बी एडेड फॉर द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। कहता है ये सब का भी इसमें हम मिलावट करते हैं, मिलाते हैं, और मिलाते क्यों है भाई, क्या है कि हम लोग और इसकी प्रॉपर्टीज को, टाइटेनियम की प्रॉपर्टी को इनहेंस करना चाहते हैं, तो जरूरत के अनुसार इन सब चीजों को भी मिलाया जाता है, मोलिब्डेनम, टी, जिरकोनियम, ठीक है, इन सब चीजों को भी टाइटेनियम में मिलाया जाता है। आप कहोगे सर वो सब तो ठीक है, वो सब तो ठीक है, हमको और बताइए इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। ये तो है कि इसमें ये सब मिला रहे हैं, पर इसका एप्लीकेशन क्या है, तो फिर से इसका एप्लीकेशन जो है वो एरोस्पेस में है। एरोस्पेस इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एयरक्राफ्ट फ्रेम्स और इंजन कंपोनेंट्स को बनाने में, डिजाइन करने में हम टाइटेनियम का इस्तेमाल करते हैं। एयरोस्पेस का आपको फ्रेम बनाना हो या उसके कंपोनेंट्स बनाना हो इंजन का, ठीक है, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मेडिकल इम्प्लांट्स में, आपके पैर में घुटना ट्रांसप्लांट हुआ, टाइटेनियम का बना रहेगा, नहीं तो इन्फेक्शन लग जाएगा आपको, ठीक है, लोहा हुआ डाल देंगे तो इन्फेक्शन लग जाएगा, ठीक है, तो वो टाइटेनियम का बनाना था, तो सब महंगा होता है, इसलिए आपको जब भी आपको जैसे परमानेंट हड्डी लगाना है, ठीक है, ऐसे रॉड डालते हो तो सस्ता वाला डाला जाता है, ठीक है, लेकिन अगर आपको परमानेंट चाहिए, वो सब रॉड डाला जाता है और निकाला जाता है, लेकिन आपको निकालना नहीं है, जैसे आपका घुटना खराबे हो गया, जुड़ने का उम्मीद नहीं है, तो वहाँ पे नी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, जो मेरी माँ का हुआ है नी ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट कहता है इसमें क्या होगा सर, कहता आपका जो घुटना मुड़ रहा है जहां से, वहां पे वो लगा देगा दोनों तरफ टाइटेनियम, ठीक है, उस पर घिसता रहेगा वो, ठीक है, उसका लाइफ ज्यादा होगा, क्योंकि बार बार तो सर्जरी तुम कराओगे नहीं, तो उसका लाइफ ज्यादा होगा। वो कम रिएक्टिव होता है, तो और किसी चीज से रिएक्शन नहीं करेगा, वरना पता लगा कि शरीर में जो एलिमेंट्स है, ठीक है, उसी से रिएक्शन कर रहा है और आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, तो वो चीज नहीं होगा वहां पे, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मेडिकल इम्प्लांट्स में इस्तेमाल करते हैं और मरीन हार्डवेयर में भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि भाई आपके शरीर के एलिमेंट से रिएक्शन नहीं कर रहा, पानी जो है साल्टी वाटर है सबसे भी रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए हम इसका मरीन हार्डवेयर में इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। अब पूरा करो मरीन पूरा बना दो, जहाजे बनाओ टाइटेनियम का, तो महंगा भी तो पड़ेगा, तो हर चीज को ध्यान में रखना है ना कि कहाँ पे हम किस चीज का इस्तेमाल करें। आपको अगर सर इसका ईएससी और गेट के सिलेबस में क्या योगदान है, यहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है, तो कहता है अल्फा बीटा फेज ट्रांसफॉर्मेशन, अल्फा बीटा फेज ट्रांसफॉर्मेशन को इसमें समझना जरूरी है, क्योंकि हीट ट्रीटमेंट द्वारा स्ट्रेंथ को बढ़ाने का तरीका है, ठीक है, हीट ट्रीटमेंट हम करके जो अल्फा बीटा फेज ट्रांसफॉर्मेशन को समझना जरूरी है इसमें, क्योंकि इसमें जो होता है जो हीट ट्रांसफर द्वारा स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ठीक है। अगला है टाइटेनियम, ठीक है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, TiO2, टाइटेनियम डाइऑक्साइड पर एक स्थिर ऑक्साइड लेयर बनने से क्रोजन रेसिस्टेंस बढ़ता है, ये भी बार बार पूछा जाता है, ठीक है। कहता टाइटेनियम ऑक्साइड जो है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, जो इस पे क्या होता है जी, कहता है इस पे एक ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, ठीक है, ये लेयर क्या करता है, ये लेयर फर्दर इसको क्रोजन से बचाता है, ये भी बार बार आपसे पूछा जाता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है भाई जिंक, जिंक में क्या खासियत है सर, कहता जिंक एंड इट्स एलॉय, कहता जिंक जो होता है वो जंग रोधी होता है, जंग आसानी से नहीं लगेगा इसमें, इसको हम समझ ले सकते हैं जंग रोधी के रूप में हम समझ सकते हैं, जंग रोधी मतलब जिसमें जंग आराम से न लगे, कोरोसिव रेसिस्टेंस जिसको कहते हो, और किफायती है, सस्ता है, ठीक है, किफायती, ठीक है, ये जो है जंग रोधी और किफायती है, ठीक है, सस्ता है, आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। कहता जिंक के बारे में हमको सबसे पहले तो बताइए सर, कहता जिंक के एलॉय जो को उसकी बेहतरीन कास्टेबिलिटी, क्यों इसका इंपॉर्टेंस है, कहता कास्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ और क्रोजन रेसिस्टेंस के लिए जाना जाता है भैया। इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होता है जिंक के जितने भी एलॉय हैं उसमें, कास्टेबिलिटी अच्छी होगी, स्ट्रेंथ अच्छा होगा और क्रोजन रेसिस्टेंस भी अच्छा खासा इसमें होगा, और इन्हीं प्रॉपर्टीज के लिए जिंक का नाम आता है। जिंक का नाम आपने बहुत पहले भी सुना होगा, कई बार सुना होगा, इसमें जिंक मिला उसमें जिंक मिला हुआ है, इसका रीजन है कास्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ और क्रोजन रेसिस्टेंस, मेनली इसी के लिए जाना जाता है, और भी कई रीजन है, ठीक है, कहता है इसके लिए मेनली जाना जाता है। अगर प्रॉपर्टीज की हम बात करें कि भैया जिंक की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कहता है कि सबसे पहला तो भैया गुड स्ट्रेंथ और हार्डनेस है इसका, स्ट्रेंथ और हार्डनेस बहुत बढ़िया है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो बढ़िया डायमेंशनल स्टेबिलिटी है, एक्सट्रीमली एक्सीलेंट डायमेंशनल स्टेबिलिटी, ठीक है, इसका जो डायमेंशनल स्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छा है, और प्रेशर में है वो प्रेशर टाइटनेस इसमें है, ठीक है, इस कारण से भी इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होता है, प्रेशर टाइटनेस के कारण, ठीक है। मतलब मेल्टिंग पॉइंट के कारण क्या है सर, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, इसलिए जिंक का इस्तेमाल करते हो, जैसे आपको
बनाना होता है, क्या कहता है जी, फ्यूज वायर। फ्यूज वायर आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, फ्यूज वायर बनाते हो तो फ्यूज वायर में आप कॉपर का वो रहता है, और कॉपर के साथ क्या मिला रहता है जी, जिंक। तो जिंक हम मिला क्यों रहे हैं जी, तो जिंक सर इसलिए मिला रहे हैं ताकि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो हो वो कम जाए, थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट कम जाए ताकि जल्दी से गल जाए। ठीक है, बाकी तो लगे कॉपर हर जगह लगा हुआ है, तो ये वाला कॉपर जल्दी क्यों गलेगा, क्योंकि इसमें जिंक भी मिला हुआ है, जिंक की कोटिंग है उसके। ठीक है, यानी जिंक का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है जी, कम होता है, जो कितना होता है जी, तो 419.5 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 960 डिग्री सेल्सियस है। देखो इसका कम है, ठीक है, टाइटेनियम का बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो इसलिए तो दोनों पढ़ रहे हैं कि किसका कब इस्तेमाल पड़ जाए। कहता है बॉइलिंग पॉइंट जो होता है जिंक का, वो क्या होता है जी, कहता है कि बहुत मतलब जिंक का मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम ही जैसा है। ठीक है, और क्या है जी, कहता है ये सब तो है, कहता है इसके अलावा जो है ये उच्च तापमान पर सीमित हो जाता है। ठीक है, लिमिटिंग हाई टेम्परेचर अप्लायंस एप्लीकेशन, यानी कि अगर हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन पे इसका बहुत ज्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट का है नहीं, तो अंदर ये काम करना बंद कर देगा, पिघल जाएगा। यानी कि इससे बने हुए जो चीज है, इसके एलॉय जो है वो हाई टेम्परेचर पे इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं, वो पिघल जाएगा। ठीक है, और क्या है जी, कहता है कि मॉडरेट कोरोजन रेसिस्टेंस है। कोरोजन रेसिस्टेंस ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कोरोजन रेसिस्टेंस होता है, ऐसा भी नहीं कि बहुत कम होता है, मॉडरेट होता है, ठीक ठाक होता है। ठीक है, कोरोजन रेसिस्टेंस मध्यम होता है, ठीक है, मॉडरेट होता है, लेकिन एल्युमिनियम और कॉपर से एलॉइंग करके इसे सुधारा जा सकता है। ठीक है, कोरोजन रेसिस्टेंस का मॉडरेट है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं जी, कहता है एल्युमिनियम और कॉपर से आप इसकी मिक्सिंग कर दो, इसके साथ मिला के एलॉय बना दो, इससे क्या होगा कि इसका कोरोजन रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब कहता है कि इसमें क्या क्या मिला सकते हैं सब्जी में, एलॉइंग एलिमेंट क्या है और इसका कंपोजिशन क्या, और फिर भैया उससे क्या प्रॉपर्टी में इन्हेंसमेंट आएगा। कहता सबसे अच्छा जो सबसे चीज प्रसिद्ध जिंक का एलॉय है वो है जैमार्क। जैमार्क, ठीक है, जैमार्क ये है। कहता इसमें क्या क्या मिला रहता है, तो 4 से 5% एल्युमिनियम, 0.03 से लेकर 1% तक Mg, ठीक है, 0.3% तक, 0 से लेकर 3% तक कॉपर, और ठीक है, और अगर हम बात करें ZaLOy की, तो उसमें जो मिला रहता है वो होता है 8 से 27% आपका एल्युमिनियम मिला रहता है। ठीक है, ZaLOy की अगर हम बात करें तो उसमें 8 से 27% क्या मिला रहता है, कहता है एल्युमिनियम मिला रहता है। ठीक है, जिंक एलॉय में अगर हम और बातें करें तो जिंक कॉपर एलॉय की हम बात करते हैं, जिंक कॉपर एलॉय तथा मे कंटेंट 30% कॉपर, इसमें 30% तक क्या रहता है, कॉपर मिला रहता है फॉर इम्प्रूव। पता है इतना ज्यादा मिलाना क्यों पड़ रहा है सर, क्योंकि जिंक अकेले में कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, बहुत सारा लिमिटेशन है इसका। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज है तो हम उल्टे जिंक को ही दूसरे में मिलाते हैं, लेकिन तुम जिंक का एलॉय खोजोगे तो उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में दूसरों को मिलाना पड़ेगा। जैसे देखिए लोग 30% आपका कॉपर मिला हुआ है, बस क्यों मिला हुआ है, कहता है इम्प्रूव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसका बढ़ गया है। ठीक है, तो और सर एप्लीकेशंस बताइए हमें, ठीक है, एप्लीकेशंस वगैरह बताइए, तो एप्लीकेशन भी चर्चा कर लेते हैं अभी। एप्लीकेशन जानने में क्या है, कहता है क्या क्या एप्लीकेशन है सर जिंक के, जिंक और उसके एलॉय के। कहता एप्लीकेशन में जो है वो गैल्वेनाइज स्टील, आप देखते हो कि उजला लोहा जो जो देखते हो आजकल के समय में सब लोग उजला लोहा का इस्तेमाल कर रहा है कि सर करिका लोहा में जल्दी जंग लग जाता है, उजला लोहा उस गैल्वेनाइज किया रहता है, और गैल्वेनाइज में क्या करते हैं, जितना जिंक का लेयर चढ़ाते हैं ताकि आसानी से जंग न लगे। ठीक है, तो गैल्वेनाइज स्टील ऑटोमेटिव डाई, ठीक है, ऑटोमेटिव डाई कास्टिंग जो होता है, ठीक है, ऑटोमेटिव डाई कास्टिंग और इलेक्ट्रिकल फिटिंग में इसका उपयोग किया जाता है। ऑटोमेटिक पार्ट्स बनाने में और इलेक्ट्रिकल फिटिंग वगैरह में भी हम इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, किसका जी, जिंक का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कहाँ पे करते हैं जी, कहता बियरिंग बसेस, बियरिंग बसेस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और फ्लेंज में भी यह अच्छा प्रदर्शन दिखाता है, फ्लेंज ड्यू टू गुड बियर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, बियर कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण ही इसका हम बियरिंग बसिंग में और फ्लेज वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं। कहता है गेट और ईएसी के लिए क्या इसमें इंपॉर्टेंट सर, कहता है इसमें आपको फोकस करना चाहिए, कहता है इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए जयमार्क एलॉय के बारे में। ठीक है, जयमार्क एलॉय के बारे में कहता है ये जो एलॉय होता है वो ए एल यानी कि एल्युमिनियम और मैग्नीशियम Mg की भूमिका
इसमें हमको समझना है जो मैंने बता रखा है आपको ऊपर, ठीक है, कि इसमें कितना परसेंट आपका एल्यूमिनियम है, कितना परसेंट Mg है, ये सब आपको जैमार्क में समझना है। जैमार्क के बारे में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको गैल्वेनिक कोरोजन प्रोटेक्शन का भी आपको स्टडी करना है, ठीक है। जो जिंक कोटिंग के लिए जो यूजफुल होता है जिंक कोटिंग के लिए, वो आपको गैल्वेनिक कोरोजन प्रोटेक्शन के बारे में अभी आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। उसके बारे में भी आपको मैं बता ही चुका हूं, गैल्वेनिक कोरोजन प्रोटेक्शन इसका बारे में पढ़ना है, जो कि जिंक कोटिंग का उपयोग करते हैं हम लोग, जिंक का कोटिंग करते हैं, तो उसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है, ध्यान रखना है, किसी एग्जाम में वो पूछा जाता है। अब अगला है आपका निकेल, निकेल और उसका एलॉय। निकेल और एलॉय में क्या है इसमें खासियत, कहता है ये गर्मी और जंग का दुश्मन है, गर्मी और जंग, जंग का दुश्मन है, दिखाई भी नहीं करता है दुश्मन, ठीक है। इतना सब चीज आए, कभी कभी ये वाला जो रीजन है इसमें आपका बढ़िया से नहीं चलता, छूटता है। खैर, कहता है जिंक और इट्स एलॉय, कहता है जिंक और इसके एलॉय में क्या है भाई, कहता है ये जो है वो गर्मी और जंग का दुश्मन है। कहता है कैसे दुश्मन है, क्या है सर, कहता है निकेल जो है वो हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ, कोरोजन रेसिस्टेंस और ऑक्सीडेशन रेसिस्टेंस के लिए मशहूर है। कहता है क्या क्या है सर, कहता है हाई टेम्परेचर पे स्ट्रेंथ देगा ये, जनरली अधिकतर मटेरियल जो होता है वो हाई टेम्परेचर फेल हो जाता है, पर निकेल के साथ अच्छी प्रॉपर्टी है, तो हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ देगा, कोरोजन रेसिस्टेंस देगा और ऑक्सीडेशन रेसिस्टेंस भी देगा ये, ठीक है। ये अच्छा है, इसलिए निकेल का भी कोटिंग हम चाहते हैं। कहता कहाँ पे, कहता जैसे आपका बाइक का हैंडल है, आपका साइकिल का हैंडल चमकता है, वहां पे आपका निकेल की कोटिंग चढ़ी रहती है, ठीक है। तो निकेल के साथ हाई टेम्परेचर रेसिस्टेंस स्ट्रेंथ है और कोरोजन रेसिस्टेंस है और ऑक्सीडेशन रेसिस्टेंस दिखाता है, ये इसके मुख्य प्रॉपर्टीज हैं। तो और प्रॉपर्टीज बताइए सर हमको, ठीक है, इसे क्या खासियत है। कहता है ये बेहतरीन कोरोजन रेसिस्टेंस देता है, हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। एक्सीलेंट कोरोजन रेसिस्टेंस, बहुत ही बेहतरीन कोरोजन रेसिस्टेंस है। ऑक्सीडेशन रेसिस्टेंस देता है, ये भी बात हो चुकी है, ठीक है। और हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ देता है, ये भी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ देता है, ये भी हम बात कर चुके हैं। कहता है क्यों है सर ये सब प्रॉपर्टी इसकी काम इसके अंदर, कहता है इसके अंदर जो है एफसीसी स्टेनटाइट स्ट्रक्चर है, एफसीसी स्टेनटाइट स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिससे ये आसानी से बिल्डेबल है, ठीक है। बिल्डिंग में भी इससे हमको आसानी होती है बिल्डिंग करने में, तो यहाँ पे भी इसको फायदा हो गया, ठीक है। और क्या क्या फायदा है सर, मतलब फायदे ढेर सारे हैं, कितने पढ़ते रहोगे, यहाँ पे मैं लिखा हुआ है कि इजीली इसको बिल्ड करना आसान है। और क्यों आसान है, क्योंकि एफसीसी टाइप स्ट्रक्चर है इसका, इसीलिए इसको बिल्डिंग करना आसान है। तो बहुत सारी चीजें, गुड हाई टेम्परेचर रेसिस्टेंस है और कीप रेसिस्टेंस भी है इसके पास, और इजीली बिल्डेबल भी है विथ मेनी अदर मेटल्स, ठीक है। बहुत सारे मेटल के साथ इसको हम बिल्ड भी कर सकते हैं आसानी के साथ, तो ये भी फायदा है। कहता है एलॉइंग एलिमेंट्स एंड इट्स कंपोनेंट, कहता है कौन कौन एलॉइंग एलिमेंट जो है इसके वो फेमस है, ठीक है। फेमस वाला बताइए सर हमको, ठीक है। तो फेमस में क्या है जी, कहता है कॉमन एलॉय इंक्लूडिंग इनकोनल, इनकोनल में क्या है जी, कहता है ये जो इनकोनल है, ठीक है, ये इनकोनल है, इसमें 15% आपका तो यह सीआर क्रोमियम होता है और 8% आपका लोहा होता है, ठीक है। बाकी जो बच गया वो जिसका एलॉय वही ना रहेगा जी, ना किसका एलॉय चल रहा है, निकेल का ना, तो इसमें क्या रहेगा, निकेल भरा रहेगा बाकी का बाकी, ठीक है। और क्या है, कहता एगो है इनकोनल, दूसरा है मोनल, ठीक है। कहता इसमें 15% आपका क्रोमियम है और 8% लोहा है। देखिए, जबकि आप मोनल में जाएंगे तो इसमें 30 से 35% जो है वो कॉपर भरा पड़ा हुआ है, 30 से 35% कौन है जी, कहता है कॉपर भरा पड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपका अच्छी बात और खराब बात है, ये इतना मोटा मैंने कर दिया है इसको, थोड़ा सा 1 मिनट आप बर्दाश्त कीजिए। कहता है कि सर क्या इसके अलावा भी कुछ मिला सकते हैं क्या इसमें, कि हाँ मिला सकते हैं आप लोग, वह क्या क्या मिला सकते हैं सर, मिलाते हैं तो इसमें आप क्रोमियम मिला सकते हैं, क्रोमियम, ठीक है, मॉलिबेडनम
आयरन, ये सारे की सारी चीजें आपका जिंक निकेल में मिलता है, मिलाते हैं लोग। ठीक है, बेहतर रिजल्ट के लिए उसके उसके मैकेनिकल और फिजिकल केमिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इनहेंस करने के लिए इसमें हम लोग मिलाते हैं। ठीक है, और क्या कहता है जी, कहता है एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है सर, इतना चीज आप बता रहे हो तो कुछ ना कुछ तो इसका उपयोग होगा कि हाँ, गैस टरबाइन इसका बनता है। क्या बनता है जी, गैस टरबाइन। केमिकल प्रोसेसिंग इक्विपमेंट बनाया जाता है, जहाँ पे केमिकल रिएक्शन वगैरह हो रहे हैं उसके लिए जो भाई कहीं कराना है ना, उसके लिए जो बड़का बड़का चीजें बनेगा, जहाँ पे केमिकल प्रोसेसिंग होगा, तो वो इक्विपमेंट जो बनते हैं वो किस चीज के बनते हैं, इसी के और इसके एलॉय के बनते हैं, निकेल और निकेल के एलॉय के बनते हैं। ठीक है, और सर जैसे कहता है जैसे हाई टेम्परेचर इन्वायरमेंट वाला जो भी कुछ भी है, ठीक है, जैसे पाइपलाइन हो गया, कौन है जी, पाइपलाइंस हो गया, तो पाइपलाइंस में भी इसका उपयोग किया जाता है। कहता हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर और कंपोनेंट्स जैसे कि टरबाइन ब्लेड्स हो गया, ठीक है, जैसे टरबाइन ब्लेड्स में हो गया, इसको भी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब कहता हूँ सर गेट और एसी में क्या क्या मुख्य रूप से पूछा जाता है भाई, इससे कहता है इसमें जो पूछा जाता है वो एक पूछा जाता है Cr2O3 के बारे में। तो इसके बारे में क्या कहता है, C2O3 जो है इसमें प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन जाता है, जो पहले ही हमने समझाया कि बहुतों में ऐसा होता है। तो यहाँ पे Cr2O3 जो है उसमें प्रोटेक्टिव ऑक्सीडेशन या ऑक्साइड लेयर जो बन जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रेसिस्टेंस इससे होता है, जैसे ही ऊपर लेयर बन गया तो इससे क्या होगा कि ऑक्सीडेशन का को रेसिस्टेंस मिलेगा, फर्दर इसका नीचे का मटेरियल रेसिस्टेंस क्या कर सकता है जी, कहता ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं कर सकता है। ठीक है, कहता और क्या प्रॉपर्टी है सर, कहता है कि इसमें क्रीप बिहेवियर है। ठीक है, क्रीप बिहेवियर और टरबाइन ब्लेड्स डिजाइन के लिए जरूरी है। क्या क्रिटिकल फॉर टरबाइन ब्लेड डिजाइन के लिए भी ये बहुत जरूरी है। क्या करूं यार, नींद आने लगता है, पढ़ाते पढ़ाते नींद आने लगता है, मैं बोलता बोलता सो जाता हूँ, बताओ। चलिए अगला पे चलते हैं, अगला है बियरिंग एलॉय। मतलब बियरिंग एलॉय में क्या है, मतलब बियरिंग एलॉय डिजाइन टू प्रोवाइड लो फ्रिक्शन। बियरिंग एलॉय, बियरिंग का हमारा काम क्या है, फ्रिक्शन को कम करना। तो कहता है बियरिंग एलॉय बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मतलब जिसमें फ्रिक्शन कम से कम रहे और बियर रेसिस्टेंस भी रहे, हाई बियर रेसिस्टेंस रहे अंडर हैवी लोड्स। कितना भी लोड रहे तो उसका बियर रेसिस्टेंस जो होना चाहिए वो हैवी होना चाहिए। ठीक है, ऐसे एलॉय को हम कहते हैं बियरिंग एलॉय। ठीक है, कहता बियरिंग एलॉय में जो होना चाहिए प्रॉपर्टी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक्सीलेंट इम्बेडेबिलिटी। ठीक है, कंफर्मेबिलिटी एंड फटिक रेसिस्टेंस होना चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए, कहता हाई कंप्रेहेंसिव स्ट्रेंथ और गुड लोड बियरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। इतने प्रॉपर्टी रहेगा तब जाके वो बियरिंग एलॉय है, ऐसे किसी का भी बियरिंग एलॉय बनाओगे तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, कहता एलॉइंग एलिमेंट्स एंड कंपोजिशन, कहता कौन कौन है बियरिंग एलॉय और उसमें क्या कंपोजिशन है। कहता है कॉमन एलॉय अगर हम बात करें तो एक है आपका बैबिट, क्या नाम सुने होंगे, बेयरिंग वगैरह पढ़े होंगे टॉम वगैरह में, तो बैबिट कहता है इसमें 90% एसएन होता है। ठीक है, देखो ये किसी पर्टिकुलर का ये एलॉय नहीं है। ठीक है, कहता बेयरिंग एलॉय जो है वो किसी को भी हम कोई भी चीज महसूस करें, मतलब कैसे भी बन जाए हमको, ठीक है, बस इसे गुण रहेगा तो हम बेयरिंग एलॉय कहेंगे, हमारा बेयरिंग बन सकता है उससे। ठीक है, तो 90% एसएन है, 78% एसबी है और 3 से 5% कॉपर है। ठीक है, ये हाई स्पीड बियरिंग है, उसको हम बोलते हैं हाई स्पीड बियरिंग, आप इससे बना सकते हो। दूसरा आपका कौन है जी, कहता लेड बैबिट है। तो इसमें क्या है, 85% क्योंकि इसमें लेड है। ठीक है, 10% एसबी है और 5% एसएन है, इसे हम मीडियम स्पीड बियरिंग कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका सिल्वर एलॉय है। ठीक है, सिल्वर एलॉय में क्या होता है, 95% तो सिल्वर ही हम डाल दिए हैं, 4% पीबी, 1% एसएन। इसको हम हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन पर यूज में लाते हैं। हाई टेम्परेचर पर जो बेयरिंग इस्तेमाल में आ रहा है उसको हम सिल्वर एलॉय से बनाएंगे। ठीक है, सिल्वर जाहिर सी बात है हीट ट्रांसफर ज्यादा करता है, तो हीट ट्रांसफर करके बाहर भगा दे वो अच्छा बात है इसमें, क्योंकि देखो इतना ज्यादा सिल्वर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना सिल्वर कहाँ से लाओगे, बाबूजी नहीं है, कहाँ से सिल्वर लाओगे, सिल्वर महंगा ना है जी। अतः कॉपर एलॉय,
ठीक है। कॉपर एलॉय में कहता है 90% कॉपर रहेगा, 10% एसएन रहेगा। ये क्या है जी, कहता है जनरल पर्पस का जो बेयरिंग है उसमें यही वाला इस्तेमाल होता है। ठीक है, सस्ता वाला। तभी ये जानते हो जिससे बेयरिंग महंगा क्यों देता है, देखो 90% तो भैया कॉपर है इसमें, महंगा नहीं देगा। तो एप्लीकेशन सर, एप्लीकेशन बताइए कि भैया आपका बेयरिंग एलॉय का क्या एप्लीकेशन। जाहिर सी बात है बेयरिंग में जनरल बेयरिंग बनाते हैं, इससे थ्रस्ट बेयरिंग बनाएंगे एंड हाई स्पीड मशीनरी कंपोनेंट्स बना सकते हैं हम इस बेयरिंग एलॉय से। ठीक है, ये फायदा है इसका। मतलब एक और चीज पूछा जाता है कि सर गेट और ईएससी में इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ तो क्वेश्चन आता है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एसएन, एसएन का इम्पोर्टेंस एंड एंटीमनी एसबी इन बैबिट एलॉय। बैबिट जो एलॉय है उसमें एसएन और एसबी का क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्या करता है, क्या बढ़ाता है, क्या घटाता है। तो एसएन को पढ़िए, एसबी को पढ़िए, और वो क्या चेंजेस ला सकता है मिलने के बाद, उस चीजों को भी पढ़िए। फोकस ऑन बियरिंग मटेरियल्स, बियरिंग मटेरियल सच एज सच bearing material sections based on the operating temperature and load conditions। कहता आपको फोकस करना है बेयरिंग मटेरियल के सिलेक्शन पर। कहता कौन कौन चीजें ध्यान में रखना है सर, कहता उसमें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर ऑपरेट करना, उसी प्रकार का हम बेयरिंग मटेरियल लेके जाएंगे। एंड लोड कंडीशन क्या है, कितना लोड उसे पड़ रहा, उस अनुसार से हम लोग बेयरिंग मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे। अगला है आपका सुपर एलॉय। मतलब ये सब सुपर क्यों लगा हुआ है, सुपर एलॉय का मतलब हुआ क्या। कहता सुपर एलॉयज आर हाई परफॉर्मेंस एलॉय। ये हाई परफॉर्मेंस एलॉय है तो डिजाइन किया गया है फॉर एक्सट्रीम कंडीशन के लिए, इसको डिजाइन किया गया है। बहुत ही मुश्किल सिचुएशन रहेगा तब जाके आप इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे फायदा क्या है, कहता ऑफरिंग रेसिस्टेंस टू फिटिंग, फिटिंग के लिए भी रेसिस्टेंस देता है, क्रिप की रेसिस्टेंस है इसमें, ऑक्सीडेशन के लिए भी रेसिस्टेंस ये प्रोवाइड करता है। प्रॉपर्टीज की बात करेंगे हम सुपर एलॉय की। कहता है इसमें हाई स्ट्रेंथ है, हार्डनेस एट एलिवेटेड टेम्परेचर, कहता बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे भी ये हाई स्ट्रेंथ और हाई हार्डनेस रखेगा विथ एक्सीलेंट कोरोजन एंड ऑक्सीडेशन रेसिस्टेंस। ठीक है, कहता इसमें जो कोरोजन रेसिस्टेंस है, ऑक्सीडेशन रेसिस्टेंस है, वो भी काफी ज्यादा पाया जाता है। कहता मेनली स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी अप टू 1000 डिग्री सेल्सियस और मोर। ठीक है, स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी जो है इसका मेंटेन रहता है कब तक, कहता 1000 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा तक, और इससे ज्यादा क्या रहेगा। ठीक है, तो ये सब आपका फायदा है। आप कहोगे सर इसका बताइए जरा, जो हमने पढ़ा अभी अभी। ठीक है, सुपर एलॉय, कहता सुपर एलॉय जो है एलॉइंग एलिमेंट्स एंड कंपोजिशन, कहता क्या है, कहता आयरन बेस्ड सुपर एलॉय होता है जिसमें जो निकेल होता है, क्रोमियम होता है, और क्रोमियम में आपका 15 से 20% तक होता है। ठीक है, सीओ होता है, कोबाल्ट होता है। ठीक है, जैसे आपका बन के आया है इनक्लोली इनकुलाइन। कहता निकेल बेस्ड सुपर एलॉय की अगर हम बात करें तो कहता निकेल बेस्ड अगर सुपर एलॉय की बात करोगे आप तो हाई निकेल कंटेंट रहेगा उसमें, जैसे 50-70% आपका जो रहेगा निकेल रहेगा, बस क्रोमियम रहेगा रहेगा इसके साथ, समोल्बेडियम रहेगा और टीआई टंगस्टन भी रहेगा। ठीक है, यानी इकोनेन और हास्टोलॉय अगर हम एग्जाम्पल लें तो इसी प्रकार की स्थिति है उसकी। तथा कोबाल्ट बेस अगर सुपर एलॉय की बात करें तो हाई कोबाल्ट कंटेंट बिकॉज 40-60% विथ CrNi एंड स्टेलाइट। ठीक है, तो ये है आपका इसका एलॉइंग एलिमेंट। एप्लीकेशन की बात करेंगे तो यूज इन गैस टरबाइन ब्लेड्स, कटिंग टूल्स, मतलब बहुतों जगहों पे इसका इस्तेमाल है। ठीक है, किसका नहीं कहता, निकेल का इस्तेमाल है। ठीक है, गैस टरबाइन ब्लेड्स में, कटिंग टूल्स बनाने में एंड एयरक्राफ्ट इंजन को कंपोनेंट बनाने में, क्रूशियल फॉर जेट इंजन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जेट इंजन जहां पे रिपेयर हो रहा है तो वहां पे बार बार डिमांड आएगा इसका। ठीक है, तो कहता है कि क्रिटिकल फॉर द जेट इंजन, रॉकेट मोटर्स एंड हाई स्ट्रेस इन्वायरमेंट के लिए भी ये काफी बढ़िया है, ये मटेरियल बहुत बढ़िया है। एडिशनल नोट की अगर बात करें तो स्टडी द गामा प्राइम। ठीक है, गामा प्राइम को स्टडी कीजिए, गामा प्राइम फेज को। ठीक है, स्ट्रेंथिंग इन Ni बेस्ड सुपर एलॉय जैसे Ni3Al। कहता की टॉपिक जो है उसमें क्रीप क्रीप रफ
रप्चर स्ट्रेंथ एंड थर्मल फटीग रेसिस्टेंस इन टरबाइन एप्लीकेशन, ये इसमें महत्वपूर्ण है। कंक्लूजन में चलते हैं भैया, क्या क्या पढ़ लिए। कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो दोस्तों हमने आज जो है वो नॉन फेरस मेटल्स और उसके एलॉय के बारे में विस्तार से चर्चा की, ये ना जी। अगर आप गेट के बच्चे हो, आप अगर ईएससी की तैयारी कर रहे हो, तो भैया एलॉइंग एलिमेंट जो है, उसके अलावा फेज डायग्राम हो गया या कोरोजन रेसिस्टेंस हो गया, कोरोजन मैकेनिज्म हो गया, उसको गहराई से पढ़ना और समझना है। क्या क्या पढ़ना और समझना है सर? सबसे पहले तो एलॉइंग एलिमेंट जो हमने अभी अभी पढ़ा, एलॉइंग एलिमेंट। हमने पढ़ा फेज डायग्राम, वो भी एग्जाम में आएगा, फेज डायग्राम। फेज डायग्राम कहता और क्या है सर? ठीक है, तो इसके अलावा आपको कोरोजन रेसिस्टेंस है, कोरोजन रेसिस्टेंस है। ठीक है, कहता ये सब इसमें मुख्य प्रॉपर्टी है, इसको गहराई से हमने समझा, जो कि बहुत जरूरी था। ठीक है, अब अगर आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं, उसके साथ इसको शेयर करें। अगली बार हम और मजेदार और ज्ञानवर्धक विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित होने वाले हैं। तब तक भैया बहुत बहुत स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग। तो हमारे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था। यदि आप लोगों को कोई सवाल है पूछना, तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कोई भी सवाल वहां पर डाल सकते हैं।